अमृत महोत्सव के महानायक, भारतीय शांति के जनक बाल गंगाधर तिलक हम सब के आराध्य, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी 165वीं जन्म जयंती 23 जुलाई भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिवस है, जिन्होंने ऐसे महानायक को हमारे नेतृत्व के लिए हमें सौंपा। बाल गंगाधर जी तिलक ऐसी अलख जगाई उन्होंने पूरे राष्ट्र में धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता की, कि पूरे राष्ट्र को एकजुट किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए आजादी की ओर इस देश को प्रवृत्त किया। ऐसे जननायक, ऐसे संघर्षशील नेतृत्वकर्ता, ऐसे अदम्य साहस और उत्साह से भरे हुए बाल गंगाधर जी तिलक के चरणों में यही प्रार्थना है कि उनके जैसा प्रखर राष्ट्रवाद हम सब में भी समाहित हो। मैं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि बाल गंगाधर तिलक की अंतिम इच्छा यही थी कि देश का हर युवा, देश का हर नागरिक उनके गीता रहस्य को अवश्य पढ़े। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, राष्ट्र नायकों को यदि हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके विचारों को, उनके कार्यों को याद रखना होगा और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प करना होगा। बहुत बधाई। जय हिंद। समय की लहरें न जाने कितनों के नामों निशान बहा ले गईं, लेकिन अमर है बाल गंगाधर तिलक, हमारी स्वतंत्रता के महान सेनानी। उनकी आत्मा का तेज आज भी स्वतंत्र भारत के हृदय में जगमगा रहा है। उनके कर्मठ जीवन के आदर्श कार्य हमारे इतिहास के गौरव हैं। हम उस तूफानी जमाने की याद करें जिसमें तिलक रहे और जब उन्होंने तूफानों से टक्कर ली। महाराष्ट्र में जो एक समय शिवाजी का अजय प्रदेश था, लोकमान्य ने अपना अधिकांश जीवन बिताया। यहाँ ऐतिहासिक पूना के साहसी लोगों के बीच उन्होंने पढ़ना शुरू किया। (1872) में वे डेक्कन कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ वे 4 वर्ष रहे। इन्हीं वर्षों में उनके अधिकांश विचारों को आकार मिला। इन्हीं कमरों और बरामदों में तिलक ने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया।
उनकी विद्वत्ता और शोध को बढ़ावा देने वालों में एक थे उनके गणित शिक्षक केरू नाना छत्रे। उन्होंने रेखा गणित और खगोल शास्त्र में तिलक की रुचि का विकास किया। तिलक सिर्फ विद्या प्रेमी ही नहीं, व्यायाम प्रेमी भी थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि तंदुरुस्ती अच्छी हो तो सब काम हो सकते हैं। वे कुश्ती लड़ते, नाव चलाते और तैरते। व्यायाम से उन्होंने शरीर की कमजोरी पर विजय पाई। कबूल गोपाळ, शिक्षणाचा अभाव हे आमच्या दुःखाचं मूळ, पण शिक्षणाचा प्रसार करताना परक्यांच्या उंजळीने पाणी पिण्याची चीज निर्माण व्हायला हवी। ती होणार कशी बळवंतराव? आमचा भोळा धर्म, विकृत संस्कृती आणि वेडगळ चालीरीती बदलल्या वाचून चीड निर्माण होईल म्हणता? छे, मला तर असं गोपाल गणेश आगरकर के साथ वे देश की दुर्दशा पर विचार करते। ये दोनों दोस्त डेक्कन कॉलेज के पास 7-7 घंटों बिताते। आज भी जैसे उनकी छाया डोल रही है। समाजाची एक संपळी निर्माण होणार कशी? मग काय तिथवर थांबायचं? नाही गोपाळ, आलं तेवढं 50 वर्षाचं रक्तशोषण पुष्कळ झालं। देशासाठी काहीतरी आपण केलं पाहिजे आणि झाडून केलं पाहिजे। साल पर साल बीते। 1879 में 23 वर्ष की उम्र में बहुत ऊंचे दर्जे में ग्रेजुएट होकर वे वकील बने। कोंकण के रत्नागिरी गांव के निचले मध्य वर्ग में जन्मे इस युवक को अब अगला काम तय करना था। उनके विद्वान पिता गंगाधर शास्त्री स्वर्गवासी हुए। मां देह त्याग कर ही चुकी थी। उनके चाचा गोविंद राव, जिन्होंने तिलक को पाला पोसा था, उन्हें वकालत में लगाना चाहते थे ताकि वे कामयाब वकील होकर सुख चैन का जीवन बिताएं। तिलक के विचार कुछ दूसरे थे। उन्होंने अपने देशवासियों में शिक्षा प्रचार का संकल्प किया। एक स्कूल खोला, दूसरों से बिल्कुल जुदा ढंग का। इसके स्थापक सेवाभावी थे। तिलक और उनके पुराने मित्र आगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और नाम जोशी। फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और फर्ग्यूसन कॉलेज बना। तिलक के उदाहरण ने गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रतिभाशाली जवानों को प्रेरणा दी। सोसाइटी के कर्तव्यशील युवकों को जस्टिस रानाडे जैसे बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला। थोड़े समय बाद तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया। उन्हें डर था कि अंग्रेजी शासकों का संरक्षण संस्थाओं की देशभक्ति और स्वतंत्र भावना का नाश कर देगा। विदाई दुख भरी थी, मगर तिलक ने सिद्धांत न छोड़ा। उन्होंने अपने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का काम संभाला। तिलक की जोरदार लेखनी से अत्याचार की तलवार कांप उठी। जैसा वे लिखते थे वैसा आचरण भी करते थे। केसरी भारतीय भाषा में निकलने वाले अखबारों में एक पहला महत्वपूर्ण पत्र था। तिलक की बेजोड़ लेखनी पूरी लगन से अपना संदेश पहुंचाने लगी। जब जब उन्हें समय मिलता वे अपने देश के प्राचीन युग के अनुसंधान में लग जाते। खगोल शास्त्र में रुचि होने के कारण वे संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने लगे। अपने ओरायन ग्रंथ में उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से साबित किया
कि वेद कम से कम 6000 वर्ष प्राचीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों और महान विद्वान मैक्स मुलर ने भी इस ग्रंथ की तारीफ की। केसरी गर्जना करता रहा। तिलक ने गणेशोत्सव और शिवाजी की जयंती को सार्वजनिक रूप दिया, जिससे राष्ट्रीय जागरण की लहर दौड़ गई। 1896 में भयंकर अकाल पड़ा। तिलक ने निडर होकर किसानों से कहा कि ऐसी हालत में तुम्हें लगान न देने का पूरा अधिकार है। वे भूखे किसानों को राहत पहुंचाने के कामों की भी देखरेख करने लगे। 1 साल बाद भयंकर प्लेग फैला। भारत में इस रोग को पहले कोई नहीं जानता था। केसरी ने फिर हुकूमत को फटकारा। प्लेग बहुत तेजी से फैला। लोग घर बार छोड़कर भागने लगे। पूना पर मृत्यु की विकराल छाया पड़ी। इस छूत की बीमारी की रोकथाम के लिए अंग्रेज सरकार ने रेंट नामक पत्थर दिल हाकिम को मनमाने अधिकार दे दिए। वो खुलकर जुल्म ढाने लगा। तिलक पूना में ही जमे रहे और दुखियारों की सेवा करते रहे। उन्होंने प्लेग के रोगियों के लिए एक अस्पताल खोला। उन्होंने सरकार की दुष्ट नीति के खिलाफ आवाज उठाई और उससे प्लेग के मारों का दुख दर्द समझने का अनुरोध किया। प्लेग बढ़ता गया। बेदर्द नौकरशाही का जुल्म भी बढ़ता गया। सरकार ने जनता के सहकार को ठुकरा दिया। नगर में क्रोध की आग भड़क उठी। जल्द ही 22 जून को रानी विक्टोरिया का 60वां राज्यारोहण दिवस मनाया गया। उस रात जालिम रेंट को जब वो गवर्नमेंट हाउस से लौट रहा था, मौत के हवाले कर दिया गया। जुल्म का बदला ले लिया गया, लेकिन पौ फटने के पहले ही शहर में कातिल की खोज शुरू हो गई। अपने सदर मुकाम गायकवाड़ बाड़ा से तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के भयंकर अत्याचारों के खिलाफ गर्जना की। अभी तक किसी भारतीय ने इतना साहस नहीं किया था। जनता का हमदर्द, उसके हृदय का फूल तिलक सरकार की आंखों का कांटा हो गया। उसने कांटे को कुचलने की ठानी। बंबई के हाई कोर्ट में मुकदमा चला। देशभक्त को राजद्रोह पर सजा दी गई। डोंगरी जेल, सितंबर 14, 1897। इस दिन से तिलक 18 महीने की कड़ी सजा भुगतने लगे।
लेकिन अपमान और कष्ट से तिलक का साहस नहीं टूटा। वर्षों पहले ही वे देश की आजादी पर मर मिटने का संकल्प कर चुके थे। इधर वे जेल भुगत रहे थे, उधर दूर इंग्लैंड में उन्हें छोड़ने के लिए जोरदार आंदोलन छिड़ गया। उन्हें सड़ा गला भोजन मिलता था, वे सिर्फ पानी और सूखी रोटी पर गुजर करने लगे। तंदुरुस्ती बहुत बिगड़ गई। आखिर अंग्रेज सरकार ने सजा पूरी होने के पहले उन्हें इस डर से छोड़ दिया कि कहीं उनकी मृत्यु न हो जाए। बिगड़ा स्वास्थ्य सुधारने के लिए वे सिंहगढ़ गए। सिंहगढ़ पश्चिमी घाट पर शिवाजी का ऐतिहासिक किला है। शांत जीवन और शुद्ध पहाड़ी हवा से उनकी तबीयत सुधर गई। भविष्य का सामना करने के लिए वे फिर तैयार हो गए। सिंहगढ़ ने तिलक को नई प्रेरणा दी। जब सूर्य डूबता, उन्हें उत्तरी ध्रुव प्रदेश में आधी रात को चमकने वाले सूर्य की वहां के लंबे लंबे दिनों और रातों की याद आती। उरायन में उन्होंने प्राचीन वेदों का मूल खोजा था। गंभीर अध्ययन से उन्हें विश्वास हो गया कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। इस संबंध में उन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ उन दिनों बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। जुलाई 1899 में उन्होंने फिर आजादी की लड़ाई का मोर्चा संभाला। पुनश्च हरिहि ओम, फिर से शुरुआत। गुलाम देश में बढ़ती हुई देशभक्ति की भावना को अंग्रेजी साम्राज्यवाद कैसे सहन करता। लॉर्ड कर्जन तिलक की ललकार से भड़ककर स्वतंत्रता आंदोलन को कुचल डालना चाहता था। सरकार ने फूट डालकर अपना काम निकालने की नीति अपनाई। शासन सुविधा के बहाने प्रांतों की सीमाओं में फेरबदल करने की चाल चली। बंगाल के 2 टुकड़े करने का फैसला हुआ। सारा देश इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। जनता अपने नेताओं के साथ कमर कसकर तैयार हो गई। तिलक इस काम के लिए सबसे योग्य नेता थे। उन्होंने सरकार को चुनौती दी। हमारे पास हथियार नहीं, लेकिन हमारे पास है एक राजनीतिक हथियार जिससे हम विदेशी हुकूमत का मुकाबला कर सकते हैं। वो है बहिष्कार। हम उसे राजस्व वसूल करने में, शांति कायम रखने में मदद नहीं देंगे। हम उसे भारत के खून और दौलत से भारत की सीमा पर या उसके बाहर युद्ध करने में मदद नहीं देंगे। हम उसे न्याय शासन चलाने में मदद नहीं देंगे। हम अपनी अदालतें कायम करेंगे और समय आने पर कर भी नहीं देंगे। क्या आप मिलकर ऐसा कर सकेंगे? अगर हाँ, तो आप कल से आजाद हो सकते हैं। तिलक की कड़क की पुकार हर दिल में गूंज उठी। प्रसिद्ध पैसा फंड आंदोलन से नए स्वदेशी उद्योग चल निकले।
विदेशी शोषण की जड़ें उखड़ने लगी। केसरी ने देशव्यापी बहिष्कार का नारा लगाया, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार की आवाज बुलंद की। तिलक ने शराबखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी मोर्चाबंदी शुरू की। लोकमान्य तिलक का ये नारा गूंज उठा, हिम्मत करो और कर दिखाओ। सन 1906 में जब दादाभाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तब ये शंका प्रकट की गई कि कहीं तिलक का प्रतिरोध आंदोलन राजनीतिक उग्रता न पैदा करते, लेकिन उनका कार्यक्रम स्वीकार कर लिया गया। एक साल बाद सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में भारी मतभेद हो गए, गंभीर फूट पड़ गई, लेकिन तिलक अकेले लड़ते रहे। आपसी फूट से अंग्रेज सरकार को देशव्यापी दमन का मौका मिला। बंगाल में मुजफ्फरपुर ने बमों से जुल्म का जवाब दिया। आजादी की कहानी लिखी जाने लगी, नए संघर्षों और बलिदानों से। महारथी तिलक इसमें भी सबसे आगे रहे। सरकार ने भारतीय अशांति के जन्मदाता तिलक पर फौलादी पंजा बढ़ाया। आठ में बंबई के हाई कोर्ट में तिलक के खिलाफ ऐतिहासिक मुकदमा चला। यहीं से तिलक ने राष्ट्र की आवाज ऊंची की थी। जज अदालत के कमरे में आए, नाटक शुरू हुआ। तिलक को कैदियों का पिंजरा मिला। उनका अपराध था देश प्रेम, विदेशी हुकूमत से आजादी की मांग करने का अपराध। 7 अंग्रेज और 2 भारतीयों की खास जूरी ने शपथ ली। एडवोकेट जनरल ने तनाव के वातावरण में मुकदमा पेश किया। उसने सच्चाई का गला घोंटा, मुल्जिम पर मनमाने इल्जाम लगाए। साम्राज्यवाद की पूरी ताकत जनता के आंदोलन को कुचलने पर तुली हुई थी, लेकिन तिलक डिगे नहीं। तिलक ने अपना बचाव खुद तैयार किया। जुलाई को जूरी ने बंद पहरे में तिलक के मामले पर गौर किया। सवा घंटे के बाद जूरी के सदस्य बाहर आए। खामोशी छा गई। फैसला सुनाया गया। तिलक अपराधी ठहराए गए। 7 अंग्रेज पक्ष में, 2 भारतीय विपक्ष में। जज ने तिलक से पूछा, आपको कुछ कहना है? तिलक बोले जोरदार और साफ आवाज में, मुझे यही कहना है कि जूरी के फैसले के बावजूद मैं अपने को निर्दोष मानता हूं। इस अदालत के ऊपर भी एक अदालत है जो दुनिया के मुकद्दर का फैसला करती है। शायद ये प्रभु की इच्छा है कि मैं जिस मकसद के लिए लड़ता रहा हूं वो मेरे आजाद रहने की बनिस्बत मेरे दुख भोगने से ज्यादा मजबूत बने। तिलक के एक एक शब्द से हुकूमत की आत्मा कांप रही थी। अंग्रेजी हुकूमत
उनके तन को कैद में डाल सकती थी, लेकिन उनके विचारों को नहीं। वे वास्तव में लोकमान्य थे। इस मुकदमे ने बगावत की आग और भड़का दी। मजदूरों ने पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर हड़ताल की। तिलक को 6 वर्ष की देश निकाले की सख्त सजा मिली। उन्हें बर्मा भेज दिया गया, लेकिन वहां भी उन्हें अकेले में शांति से देश निकाला भोगना नसीब नहीं हुआ। उन्हें लाकर मांडले की बदनाम सेंट्रल जेल में ठूंस दिया गया। दरवाजे बंद हुए। अब उन्हें 6 साल नजरबंद रहना था। खर्च से 3 महीने में एक बार खत मिलता, काफी कटछट कर। गर्मी में मांडले तवे की तरह तपता। गर्मी या धूल से कोई बचाव नहीं। पंछी भी झुलस कर मर जाते। तिलक उनकी सेवा टहल करते और जेल के हाथे में मुरझाते पौधों को पानी देते। ऐसी हिम्मत तोड़ने वाली हालत में भी तिलक ने अपनी ज्ञान साधना जारी रखी। उन्होंने पाली, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी, टिप्पणियां लिखी, गणित और खगोल शास्त्र का ज्ञान बढ़ाया। इधर पूना में उनकी धर्मपत्नी सत्यभामा बाई सख्त बीमार पड़ी। वे 1912 में चल बसी। अंतिम समय अपने पति के दर्शन न पा सकी। सत्यभामा बाई की मृत्यु से तिलक को गहरा आघात लगा। उन्होंने लिखा, मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हुआ और शायद अब शीघ्र ही दूसरा भी समाप्त होने वाला है। उन्होंने लिखकर अपने बच्चों को समझाया, मैं जब तुमसे भी बहुत छोटा था अनाथ हो गया था। दुख हमें अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। लोकमान्य की गैर मौजूदगी में भारत की राजनीतिक हलचल ठंडी पड़ गई। जनता पर राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव कम होने लगा। पंडाल सूने नजर आने लगे। बांकीपुर में अधिवेशन की रिपोर्ट भी नहीं। तिलक को उस समय की निराशा प्रकट करता हुआ एक किसान का पत्र मिला। क्या भारत सदा के लिए गुलाम बना रहेगा? मांडले जेल में तिलक देश की निराशा दूर करने का उपाय सोचने लगे। गीता ने उन्हें रास्ता दिखाया। महाभारत में वीर अर्जुन भी उलझन में पड़ गया था। उस समय कृष्ण भगवान ने उसे कर्मयोग का दिव्य संदेश दिया। भारत को भी कर्मयोगी बनना होगा। उसी दिव्य संदेश को उन्होंने गीता रहस्य में प्रकट किया। हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गं स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। साधूनां विनाशाय देवाधिकारस्ते मा
भले चित्तदायक। भारत में राज्यारोहण उत्सव हुआ। नए सम्राट गद्दी पर बैठे, पंचम जॉर्ज। इसकी खुशी में सैकड़ों कैदी रिहा कर दिए गए। लेकिन भारत के वीर पुत्र तिलक को नहीं छोड़ा गया। धीरे धीरे 6 साल की मियाद पूरी हुई। तिलक भारत लौटे। तार पर तार भेजे गए। चारों ओर से बधाई के पत्र मिले। सारा देश खुशी में लहरा उठा। भारत की जनता ने उन्हें 1 लाख रुपए की थैली भेंट की। ये थैली महान देशभक्त नेता के प्रति जनता के विश्वास और श्रद्धा की निशानी थी। तिलक ने ये रकम सार्वजनिक कार्यों के लिए सौंप दी। 1914 का महायुद्ध छिड़ा। साम्राज्यवाद के प्राण संकट में पड़ गए। सरकार को तिलक की गरज हुई। यहां गायकवाड़वाड़ा में हर पक्ष के लोग उनसे मुलाकात के लिए आने लगे। तिलक का कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रांतिकारी कार्यक्रम अपनाकर जनता की संस्था बने, मगर कांग्रेस के जबरदस्त नेता फिरोज शाह मेहता ने विरोध किया और गोखले ने भी। 1915 में जब इन नेताओं की मृत्यु हुई, तिलक ने पिछली कड़वाहट भुलाकर उनके आदर्श कार्यों की सच्चे दिल से सराहना की। चाहे विदेशी हर्बर्ट स्पेंसर हो या कोई भारतीय, तिलक जिसमें भी गुण देखते दिल खोलकर तारीफ करते। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक कांग्रेस में फिर दाखिल हुए। उन्होंने विरोधी दलों में हिंदू मुसलमानों में एका पैदा किया। स्वराज को देश का राजनीतिक लक्ष्य बनाया। वे होम रूल लीग का निर्माण कर ही चुके थे। एनी बेसेंट के साथ उन्होंने देश का दौरा किया, लोगों में नई आशा जगाई। देखते ही देखते उनके ये अमर शब्द आजादी आंदोलन का नारा बन गए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। में तिलक एक अंग्रेज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड को रवाना हुए। वहां वे मिस्टर एटली से मिले और उन्होंने ब्रिटिश मजदूर दल से भी संपर्क साधा। इस बीच भारत में अंग्रेज सरकार आजादी आंदोलन को दबाने के लिए तैयार हो गई। रॉलट एक्ट जैसे कानूनों को चुनौती दी गई। महात्मा गांधी ने संघर्ष की नेतागिरी संभाली।
जिसके जवानों ने महायुद्ध में शामिल होकर अपना खून बहाया था, उसी पंजाब पर सरकार के जुल्म सितम की बिजली गिरी। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग गोलियों से भून दिए गए। तिलक भारत लौटे। लाखों लोग आजादी के आंदोलन में शामिल हो रहे थे। अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। सरकार ने विद्रोह ठंडा करने के लिए कुछ राजनीतिक सुधार पेश किए। तिलक ने फिर मतभेद दूर किए। जो कुछ मिले उसे लेकर पूरी आजादी के लिए लड़ाई जारी रखने की सलाह दी। इस मकसद से उन्होंने उन सिद्धांतों पर एक नई कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, जिन्हें आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल कर लिया जाए। अपार उत्साह से उन्होंने सारे देश का दौरा किया, लोगों को अपनी बात समझाई। उनका तन जवाब दे रहा था, लेकिन लगन बढ़ती जा रही थी। उन्हें बस आजादी की धुन थी। (1920) की जुलाई में तिलक बंबई आए और हमेशा की तरह सरदार गृह में ठहरे। जीवन के अंतिम दिन उन्हें यहीं बिताने थे। अगस्त को 65 वर्ष की उम्र में भारत की आजादी का ये महान सेनानी भारत भूमि से उठ गया। सारा देश महाशोक में डूब गया। उनकी शव यात्रा के जुलूस में लाखों शामिल हुए। भारत के इतिहास का तिलक युग समाप्त हुआ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महात्मा गांधी के इन शब्दों में भारत का हृदय बोल उठा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे। ये विश्वास करना कठिन है कि वे हमसे बिछुड़ गए। वे तो जनता के प्राण बन चुके थे। एक महान व्यक्ति चला गया। सिंह की गर्जना खामोश हो गई। आने वाली पीढ़ियां उन्हें आधुनिक भारत का एक निर्माता मानकर सदा याद करेंगी। ऐसे महापुरुष को मृत समझना ईश्वर निंदा होगी। उनकी आत्मा सदा हमारे साथ रहेगी। तिलक भारत के एकमात्र तिलक की दिलेरी, सादगी, काम के लगन और देश प्रेम जैसे अच्छे गुणों को हम भी अपने जीवन में अपनाएं। यही होगा उनका सबसे बड़ा स्मारक।